हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को हाफ डिफ़ाइन किया था, हाफ कंप्लीट किया था। अब हम लोग न्यूटन्स के लॉ का आगे इसका क्या एप्लीकेशंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ क्या था? डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, एफ इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा पी क्या था? डेल्टा पी हम लोगों का है डेल्टा एम वी। ये डेल्टा एम वी से क्या मतलब है? ये डेल्टा क्या कहलाता है? हम लोग का चेंज को डिनोट करता है। तो यहाँ मोमेंटम जो है किसी के भी चेंज होने से, एदर मास चेंज हो या वेलोसिटी चेंज हो। अब ये जानिए, किसी भी बॉडी का मास जो है वेलोसिटी के साथ चेंज होता है। अगर मास जो है वेलोसिटी अगर बढ़ रहा है तो मास भी बढ़ता है, लेकिन ये उस केस में एप्लीकेबल है जब बहुत ज़्यादा वेलोसिटी इंक्रीज़ होता है। जब वेलोसिटी इक्वल टू सी के इक्वल हो जाए, सी यहाँ लाइट का स्पीड है, अगर लाइट के स्पीड के इक्वल हो जाता है तब मास में चेंजेस जो होते हैं वे कंसिडरेबल होते हैं। लेकिन अगर किसी बॉडी का वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, लेस देन है, तब उस केस में मास जो होता है ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए ना हम लोग ये जो होता है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जो है ये तभी एप्लीकेबल है जब दो केसेस इसमें होना चाहिए। ये तभी एप्लीकेबल है जब किसी बॉडी का वेलोसिटी जो है वो लेस एंड वेरी लेस होना चाहिए स्पीड ऑफ लाइट के, एंड मास जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तभी ये एप्लीकेबल होता है। अब हम लोग देखते हैं कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ कैसे निकाल सकते हैं। तो न्यूटन का भी हम लोग सेकेंड लॉ में क्या पढ़े थे कि F इक्वल टू क्या होता है? ma होता है। अगर हम लोग फोर्स को ज़ीरो कर दें, फोर्स ज़ीरो हो जाएगा तो क्या होगा? मास तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता है किसी भी बॉडी का, तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो उस पर अगर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो रहेगा। इट मीन्स कि वो रेस्ट में ही रहेगा। और अगर बॉडी मोशन में है तो उसका एक्सेलरेशन ज़ीरो होने की वजह से वो उसी स्पीड में चलता जाएगा कॉन्स्टेंटली, अगर फोर्स ज़ीरो हो तो यही हम लोगों का न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है। तो इससे सेकेंड लॉ से हम लोग फर्स्ट लॉ को भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब ये डेली लाइफ में इसका क्या यूजेस है, डेली लाइफ में क्या यूजेस है, ये हम लोग देखेंगे न्यूटन के सेकेंड लॉ का। तो हम लोग अभी पढ़ें, F इक्वल टू होता है mv डेल्टा बाय डेल्टा टी, ये होता है यानी चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम। तो अगर हम लोग का किसी भी केस में अगर मोमेंटम कांस्टेंट है, मोमेंटम तो चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से चल रहा है और उसका फाइनल वेलोसिटी u वेलोसिटी से चल रहा है और फाइनल वेलोसिटी उसका ज़ीरो हो जाए तो उसका मोमेंटम तो mu ही रहेगा। अगर फाइनल मोमेंटम अगर इसका ज़ीरो है तो इसका टोटल मोमेंटम क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम mu। तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग निकाल लिए, mu होगा। तो इस केस में फोर्स इनटू टाइम हम लोग लिख सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इन दोनों को, तो चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम हो गया। फोर्स जो है, अगर हम लोग फोर्स को हम लोग को डिक्रीज़ करना है तो टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है और ये क्वांटिटी इन दोनों क्वांटिटी के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो अगर किसी को भी हमको इंक्रीज़ करना है तो दूसरा डिक्रीज़ हो जाएगा। तो अगर इसको डेली लाइफ में हम लोग ऐसे लेते हैं कि अगर हम लोग को कोई फोर्स इंक्रीज़ करना है तो हम लोग उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या करते हैं? कम कर देते हैं। और अगर हम लोगों को फोर्स को घटाना है तो टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई क्रिकेटर है
तो उसको बॉल कैच ले रहा है, उसके तरफ अगर कोई बॉल आ रहा है और वो उसको कैच ले रहा है, तो जैसे ही अगर बॉल उसके हैंड को टच करता है और वो उसी समय कैच ले लेता है, तो इस केस में क्या हो गया, टाइम वो हो गया लेस टाइम है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने हैंड को पीछे ले जाते हुए अगर तब ये कैच करता है, तो उस केस में टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, ये बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि फोर्स इनटू टाइम इक्वल टू कांस्टेंट होता है। तो अगर टाइम अगर कम होगा तो फोर्स क्या होगा, ग्रेटर होगा, और अगर टाइम इंक्रीज़ कर देंगे तो फोर्स स्मॉलर हो जाएगा। तो इस केस में जब वो पीछे की तरफ अपना हाथ खींच लेता है, तो उस केस में टाइम इंक्रीज़ हो जाता है पीछे हाथ करने पे, और फोर्स इस तरह से उसके हैंड पे जो फोर्स लगता है वो स्मॉलर फोर्स लगता है, डिक्रीज़ हो जाता है फोर्स, जिसकी वजह से उसके हैंड में इंजरी होने से वो अवॉइड करता है। तो ये तो एक एग्ज़ाम्पल हो गया। इसी तरह का दूसरा एक और एग्ज़ाम्पल है कि कोई एथलीट है, अगर कोई एथलीट जंप करता है तो वो जंप करने के बाद जिस फ्लोर पे वो जंप करता है वो फ्लोर हार्ड नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअली क्या होता है, वो सॉफ्ट होता है, या तो वो फोम होता है या तो सैंड होता है। तो ऐसा क्यों होता है, सैंड या फोम पे क्यों उसको जंप करने के बाद वो लैंड करता है, क्योंकि अगर फोम या सैंड पे वो जंप करता है तो उस केस में टाइम ऑफ ड्यूरेशन क्या होता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन बढ़ जाता है, क्योंकि वो अगर उसका फीट जैसे ही ग्राउंड को टच कर रहा है उसका फीट, तो उस केस में उसका फीट जस्ट अगर फ्लोर हार्ड है तो टाइम जो होता है वो तुरंत आ कर के फीट जो होता है ये स्टॉप हो जाता है, जिससे कि टाइम जो होता है बहुत ही लेस टाइम लगता है, टाइम लेस हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ग्रेटर फोर्स फीट में फील होता है। लेकिन अगर उसके जगह पे फोम रहता है तो वो जो होता है फोम में या फिर किसी लैंड पे रहता है, लैंड करता है, तो सैंड पे वो लॉन्गर डिस्टेंस कवर कर सकता है, उसका फीट लॉन्गर डिस्टेंस कवर करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका टाइम ऑफ ड्यूरेशन थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाता है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन इंक्रीज़ हो जाता है, और इस वजह से उसको लेस फोर्स फील होता है, जो फोर्स फील होता है वो एक्चुअली लेस होता है। इसका एक और एग्ज़ाम्पल इसी तरह है कि अगर कोई जो है ग्लास है वो हार्ड सरफेस पे गिरता है तो वो अचानक ब्रेक कर जाता है, लेकिन हार्ड सरफेस पे ब्रेक करता है, बट वो अगर जो सॉफ्ट सरफेस पे या किसी कारपेट पे गिरता है तो ब्रेक नहीं होता है। तो इसका भी वही रीज़न है कि हार्ड सरफेस पे क्या होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो कम होता है, टाइम ऑफ कांटेक्ट यानी कि वो जो होता है ग्लास और फ्लोर के बीच का कांटेक्ट टाइम कम होने की वजह से फोर्स जो होता है इस केस में ग्रेटर होता है। ठीक है, अब हम लोग न्यूटन्स के थर्ड लॉ को पढ़ते हैं। ये न्यूटन का सेकंड लॉ का एप्लीकेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब न्यूटन के थर्ड लॉ को हम लोग पढ़ेंगे। न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि अगर टू एवरी एक्शन, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप किसी को एक स्लैप मारेंगे तो वो बदले में आपको ज़रूर स्लैप करेगा, ये इसको इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एवरी एक्शन का एक जो होता है रिएक्शन होता है। तो इसका एक एग्ज़ाम्पल इस तरह से हम लोग देखते हैं। एक टेबल है, इस टेबल पे मान लीजिए ये बुक रखा हुआ है, तो इस बुक के ऊपर क्या होता है कि टेबल पे ये जो होता है बुक का नीचे की तरफ वेट एक्ट करेगा, कुछ भी वेट होगा इस बुक का, तो बुक की जगह अगर कुछ हम लोग मान लेते हैं कुछ हैवी ब्लॉक है
तो वो उसका वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो ये फोर्स जो हो रहा है, ये टेबल पे ये बुक जो होता है एक फोर्स W फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, तो ये हो जाता है एक्शन, ये है एक्शन। तो टेबल भी अब चुप नहीं बैठेगा, टेबल भी बुक को पुश करेगा उतने ही फोर्स से, और ये है उसका रिएक्शन। तो बुक एक्शन कर रहा है टेबल पे और टेबल रिएक्शन दे रहा है बुक पर। तो वो जितना वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उतने ही वेट से वो ऊपर की तरफ जो ये पुश कर रहा है टेबल बुक को। तो ये समझ गए, जितना फोर्स से एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी उतने ही फोर्स से होता है। जस्ट इसका एग्जांपल है, जब हम लोग चलते हैं तो ये हम लोग पैर से क्या करते हैं, पैर से फ्लोर को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ये फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पैर जो है फ्लोर पे फोर्स लगा रहा है, तो ये क्या हो गया एक्शन। अब फ्लोर क्या होता है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है हम लोगों के पैर पर। फ्लोर पैर पे फोर्स लगा रहा है जो कि रिएक्शन है, तो इसलिए जिसकी वजह से ये फोर्स आगे की तरफ जो होता है पैर पे फोर्स लगाता है, जिससे हम लोग आगे बढ़ते हैं यानी चल सकते हैं। तो ये है इसका रिएक्शन। तो इस एग्ज़ाम्पल से हम लोग को क्या पता चलता है कि एक्शन और रिएक्शन जो होता है ये दोनों दो अपोजिट जो होता है बॉडीज़ पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी हम लोग बताए थे बुक है, तो बुक जो होता है टेबल पे एक्शन कर रहा है और टेबल बुक पे रिएक्शन कर रहा है। तो एक्शन एंड रिएक्शन दो जो होता है सेम बॉडी पे नहीं बल्कि दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट होता है। इसका और एक दो एग्जांपल हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। जब भी हम किसी वॉल को पुश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम वॉल पे एक्शन कर रहे हैं, तो वॉल भी आपके हैंड पे रिएक्शन कर रहा है उतने ही फोर्स से, जिसकी वजह से हम लोगों का हैंड जो होता है वो जो एक तरह का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, तो और इसका एक दो एग्ज़ाम्पल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कोई गन का एक एग्ज़ाम्पल ये हमेशा एग्ज़ाम में आता है। जब कोई आदमी या कोई मैन जो होता है गन फायर करता है तो आगे की तरफ जो होता है बुलेट क्या होता है आगे की तरफ वेलोसिटी से बाहर निकलती है। तो ये जो होता है गन बुलेट पे फोर्स लगा रहा है, तो एक्शन कर रहा है। गन बुलेट पे फोर्स लगा के एक्शन कर रहा है, तो बुलेट क्या करेगा, बुलेट भी गन पे अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही फोर्स लगा के वो रिएक्शन करता है। तो गन किस पे एक्शन कर रहा है, बुलेट पे, और बुलेट किस पे रिएक्शन कर रहा है, गन पर, और दोनों क्या है इक्वल फोर्सेस है। इसलिए जब कभी भी जो होता है गन से जब बुलेट मतलब फायरिंग होता है तो जो गन चला रहे गन को पीछे की तरफ जर्क फील होता है, या जो गन को यूज़ करें उसको हैंड पे पीछे की तरफ जर्क फील होता है। ठीक इसी तरह एक रॉकेट वाला भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रॉकेट जब देखो इस तरह से रॉकेट का आखिर मोशन कैसे होता है। ये रॉकेट है, रॉकेट का मोशन क्या होता है, रॉकेट में के अंदर जो बहुत सारे फ्यूल्स को जैसे ही इसको ऊपर ले जाना था तो इसको फ्यूल्स को बर्न किया जाता है। ये फ्यूल्स जब बर्न होते हैं तो नीचे जो होता है ये गैसेस इवॉल्व करते हैं, और ये गैसेस को जिस वेलोसिटी से नीचे की तरफ बाहर निकलने देता है तो ये गैसेस इसको पुश करते हैं रिएक्शन में, और जिसकी वजह से ये रॉकेट ऊपर की तरफ आगे बढ़ने में इसको हेल्प मिलता है और ये ऊपर के डायरेक्शन में रॉकेट चला जाता है। तो रॉकेट का भी जो होता है मोशन एक्शन और रिएक्शन पे ही डिपेंड करता है। इसी तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स है वो मैंने आपको बताया है। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोनों अपने दोस्तों को के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय।